Hello students, we meet again. This is another video on geometric design of highway. Hello, myself Ritesh Das. I am an educator in University Academy in Civil Engineering Department. Okay, so I teach, so far I have taught in Transportation Engineering, that is highway alignment and survey, and after that I have started a new unit, that is unit 2, in which I have taught the geometric design of highway. So if you haven't followed my previous videos, then please go and check the videos. The links are in the description box. And also I would like to request you all, if you do like the video, then please like, share and subscribe the channel. Okay, and another request to you, if you are interested to see this kind of interesting videos, then please go and check in the description box. The links of Telegram and WhatsApp groups are given there. You can join there and get the interesting videos like this more. Okay, so without any delay, let's get start the video. Okay, uh, in this video I would like to start a continuation of the summit curve, जहां पे मैंने पिछले वाला वीडियो में एंड किया था, जहां पे कि ये जो समिट कर्व है, ये समिट कर्व जो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसी की वजह से दो कंडीशन हम लोग पाए थे कि एक, अगर लेंथ ऑफ द कर्व इज स्मॉलर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, और दूसरा है कि लेंथ ऑफ द कर्व जब मोर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। ये दोनों के केस में हमने लेंथ ऑफ द कर्व का इक्वेशन देखा था और कैसे आता है वो देखा था। अब हम आज जो देखेंगे, आज इस वीडियो में जो देखेंगे वो है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में लेंथ ऑफ द कर्व कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं ये वीडियो। ओके, तो ये जो वीडियो में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ओके, तो अभी जब लेंथ ऑफ द कर्व, तो यहाँ पे भी वही मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की तरह दोनों कंडीशन है, जो कि एक है कि लेंथ ऑफ द कर्व इज मोर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, और दूसरा है कि लेंथ ऑफ द कर्व when smaller than stopping overtaking side distance और intermediate side distance। ठीक है, तो वही जनरल इक्वेशन फॉर पैराबोलिक कर्व जो है वो है कि L इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 2h टू कैपिटल H प्लस रूट ओवर ऑफ 2 स्मॉल h इसका होल स्क्वायर। तो अभी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में ये जो h होता है, ये जो ऑब्जर्वर हाइट होता है मेन कार से, वो होता है 1.2 मीटर, और दूसरा वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कार आता है उसका भी ऑब्जर्वर हाइट 1.2 मीटर होता है। तो इसी वैल्यू को हम H और कैपिटल H में अगर बिठा दे तो हमें जो इक्वेशन मिलता है वो मिलता है कुछ इस तरह। ठीक है, ये होता है इक्वेशन L इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। ओके, तो ये आ गया आपका पहला वाला जो कंडीशन है उसकी तरफ से। और दूसरा कंडीशन, अगर लेंथ ऑफ द कर्व इज स्मॉलर देन स्टॉप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है, तो हमारा इक्वेशन आता है कि 2s माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई n। ये दोनों इक्वेशन हमें याद रखना है। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि why we don't consider comfort condition of traveling in summit curve। समिट कर्व में जब गाड़ी ट्रेवल करता है तो
गाड़ी ऐसे ऊपर उठता है तो हमें क्या होता है, गाड़ी में जर्किंग वगैरह फील नहीं होता है। जब समिट कर में हम ऊपर उठते हैं तब ये जर्किंग या बाउंसीनेस गाड़ी में फील नहीं होता है। अगर गाड़ी रास्ता बहुत ही खराब है तो फील होगा ही, पर अगर रास्ता स्मूथ है या ठीक ठाक है, ओके टाइप का रास्ता है, तो रास्ते में हमें जर्किंग और ये अनइवननेस का अनकंफर्टनेस फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या होता है कि when a fast moving vehicle travels along a summit curve, the centrifugal force will act upward against gravity, and hence a part of a pressure on the tire and spring of the vehicle suspension is relieved। ये पढ़ के अब क्या समझ में आता है, मैं डिस्कस करता हूं इमेज के साथ। एक ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये मेरा समिट कर्व है, ठीक। अभी यहां पे ये मेरा कार है, ये मेरा कार है, ये रास्ते में ट्रेवल कर रहा है। अब ये कार का जो ये एक कर्व है, ठीक। तो कर्व जैसे ही आएगा वैसे ही हमें क्या फोर्स मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो गाड़ी का जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ हद तक गाड़ी का वेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, कुछ हद तक गाड़ी का जो ग्रेविटी, गाड़ी का ऊपर जो ग्रेविटी का जो अट्रैक्शन है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। या ऐसे बोले कि कार के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आता है उसको कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि जो गाड़ी का जो स्प्रिंग है, जो सस्पेंशन है, उसके ऊपर प्रेशर कम आ रहा है। अब अगर प्रेशर कम आएगा तो गाड़ी बाउंस थोड़ा कम करेगा ना। तो यही है चीज कि जब गाड़ी समिट कर्व में ट्रेवल होता है तो इसी वजह से इसमें कंफर्ट कंडीशन उतना भी ध्यान देने वाली चीज नहीं है। पर अगर हम वैली कर्व में जाएंगे तो वहां पे हमें कंफर्ट कंडीशन बहुत ही जरूरी है ध्यान देना। क्यों जरूरी है दिखाता हूं मैं। देखो मान लो ये मेरा वैली कर्व है, तो वैली कर्व के ऊपर ऐसे मेरा कार ट्रेवल कर रही है। अब देखो ये कार का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। और इसका जो खुद का वेट है ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब दोनों ही नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसी वजह से कार के जो स्प्रिंग है उसके ऊपर एक प्रेशर आएगा। ये जब प्रेशर आता है तो इसी वजह से गाड़ी में ऐसे उबड़ खाबड़ या अनइवननेस फील होता है, मतलब बाउंसीनेस कुछ ज्यादा ही हो जाता है कार के अंदर, तो दिक्कतें होते हैं। तो इसी कारण हम समिट कर्व में कंफर्ट कंडीशन कंसीडर नहीं करते हैं, पर जब भी हम आते हैं वैली कर्व में तब हम कंफर्ट कंडीशन कंसीडर करते हैं। आया बात समझ में। तो यही होता है दोनों के केस में, ठीक है। अब अगले आते हैं। ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग the visibility ahead is dependent on the headlight of the vehicle। सही बात है। रात को जब हम ट्रेवल करेंगे तो हमारा कार के सामने जो विजिबल एरिया है वो कैसे विजिबल होता है, जो हेडलाइट का लाइट है उसकी वजह से विजिबल होता है। when the road lighting is not adequate or has not been provided, मतलब रास्ते के ऊपर रास्ते में जो
रोड लाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं वो अगर नहीं दिया हुआ है या एडिक्वेट नहीं है, देयर इज अ restriction of sight distance at valley curve as the headlight get intercepted through the beam of light may be slightly inclined upward. ठीक है, ये क्या बता रहा है मैं लास्ट में बताता हूं, ठीक है। अभी थोड़ा देख लेते हैं। Therefore the headlight sight distance available at valley curve should be at least equals to SSD. However, there is no problem of overtaking sight distance at valley curve during night as other vehicle with headlight sight can be seen from considerable distance. अब ये क्या बता रहा है मैं बताता हूं। देखो, यहां पे बताया जा रहा है कि यहां पे क्या बताया जा रहा है, मान लो ये मेरा समिट कर्व है, ठीक है। ये समिट कर्व में हम जब क्या बोलते हैं उसे, हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसीडर करते हैं ना, या जो मतलब ये हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, ये जब कंसीडरेशन में आते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे जो वैली कर्व का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि देखो, जब मेरा कार, मान लो ये मेरा एक वैली कर्व है, अब क्या है कि ये मेरा कार जब यहां से ट्रेवल कर रहा है, ठीक, ये मेरा कार का हाइट है मान लो, ठीक है, जब यहां से ट्रेवल कर रहा है तब क्या होता है कि कहां से किससे लिखा है, ये पहले से, तो इसका जो हेडलाइट है ये यहां तक आता है और थोड़ा सा इंक्लाइन होके यहां तक या तो यहां तक जाता है, तो बाकी जो रास्ता है ये मेरा पूरा विजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी कारणवश हम जब वैली कर्व का डिजाइन करते हैं तब हम ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये जो हेडलाइट का डिस्टेंस होना चाहिए ना, ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, जब हम स्टॉपिंग साइड के बराबर होना चाहिए। अब जब ये यहां से गुजर रहा है, ये सब छोड़ दो, अब मान लो जब मेरा कार यहां से गुजर रहा है, या तो हाँ यहां से गुजर रहा है, ठीक है, ये मेरा कार है यहां से गुजर रहा है, तो अभी इसका जो हेडलाइट का जोन है ये यहां तक आएगा, यहां तक, ठीक है। कितना जोन वो कवर कर रहा है आप देख पा रहे हैं। अभी इसी जोन में इसे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कार है इसका जो हेडलाइट का एरिया है, हेडलाइट में ये काफी दूर तक ये देख पा रहा है, तो इसे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए कोई जरूरी नहीं है, बस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए ही जरूरी है जब मेरा कार यहां पे रहेगा, जबकि मेरा कार यहां पे रहेगा, ठीक है, यहां पे रहेगा, तो इसका विजिबिलिटी उतना नहीं है इसके बराबर। तो इसी कारणवश यहां पे हम लोग जब डिजाइन ये वैली कर्व के लिए डिजाइन करते हैं तब ये जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस होता है ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर रखते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में इसका जरूरी नहीं होता है, क्योंकि मान लो यहां से कोई कार आ रहा है तो ये कार का विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, ये देख पा रहे हो कि हेडलाइट में कितना दूर तक ये देख पा रहा है, तो इसका विजिबिलिटी काफी ज्यादा होता है। बस इसी कारणवश ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वैली कर्व में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं वैली कर्व में। वैली कर्व में हम क्या पाते हैं कि द आइडियल शेप
द आइडियल शेप ऑफ वैली कर्व इज क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला का शेप हमने देखा था जब ट्रांजिशन कर्व का वो डिफरेंट टाइप का कर्व देख पा रहे थे। तो क्यूबिक पैराबोला होता है आइडियल शेप ऑफ वैली कर्व। वैली कर्व occurs when a descending gradient meet with a ascending gradient। मतलब ये आ गया मेरा एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ये फिर आता है मेरा एसेंडिंग ग्रेडियंट। मतलब अगर हम यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो, और ये सॉरी, तो ये जो स्लोप है ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट का स्लोप है, और ये जो स्लोप है ये एसेंडिंग ग्रेडियंट का स्लोप है। मतलब एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट जब एक एसेंडिंग ग्रेडियंट के साथ मिलता है तभी क्या होता है, वैली कर्व होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अच्छा, तो इस पेज में हमें क्या मिलता है कि देखते हैं। एट वैली कर्व द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अपवर्ड। एट वैली कर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट upward, downward, adding the pressure on the spring and the suspension of the vehicle in addition to that due to weight of the vehicle। ये क्या बता रहा है, बस पिछले ही पेज में मैंने जो बताया था कि क्यों हम वैली कर्व में कंफर्ट कंडीशन को ज्यादा मानते हैं पर समिट कर्व में कंफर्ट कंडीशन हम ज्यादा नहीं मानते हैं, वही यहां पे बताया हुआ है। ओके, द डिजाइन ऑफ वैली कर्व मेनली गवर्न बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। वैली कर्व का जो डिजाइन होता है वो क्या होता है कि अच्छा, तो हमें क्या मिला तब, वो मेनली उसका जो डिजाइन इक्वेशन है तो वो इक्वेशन मेनली डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसे हम सी से डिनोट करते थे। ठीक है, ये कब मिला था हमें, जब हम ट्रांजिशन कर्व का डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद आता है द हेडलाइट डिस्टेंस अवेलेबल एट वैली कर्व शुड बी एटलीस्ट इक्वल्स टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जो हेडलाइट डिस्टेंस होता है वो वैली कर्व में शुड बी इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एट वैली कर्व ड्यूरिंग नाइट एज अदर व्हीकल विद हेडलाइट कैन बी सीन फ्रॉम कॉन्सिडरेबल डिस्टेंस। ये मैंने पहले पिछले पेज में ही डिस्क्राइब कर दिया था कि क्यों हमें जरूरी नहीं होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए वैली कर्व। मतलब वैली कर्व क्यों ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उतना ज्यादा, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। तो अब हम आते हैं लेंथ ऑफ वैली कर्व का डिटर्मिनेशन करने के लिए। तो जनरल इक्वेशन हम निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व से शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का इक्वेशन क्या मिला था, जब हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के हिसाब से लिए थे, तब इक्वेशन था एल एस इज इक्वल टू वी क्यूब बाई सी आर। यहाँ पे सी था सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ये फिगर में हम देख पा रहे हैं, ये जो आर है, आर रेडियस है। तो रेडियस कैसे निकालते, एस इज इक्वल टू आर थीटा। रिलेशन हम जब छोटे थे तब पढ़े थे, सर्कल का रिलेशन होता है। तो वहां से क्या मिलता है कि ये आर इज इक्वल टू एल एस, मतलब यहां से यहां तक ये है एल एस डिवाइडेड बाई एन, मतलब एस इज इक्वल टू आर थीटा है। तो मतलब आर इज इक्वल टू एस बाई थीटा। थीटा मतलब स्लोप, ठीक है, थीटा क्या है, स्लोप ही तो है। तो एल एस डिवाइडेड बाई एन। अब एल एस का लेंथ कितना है, एल बाई टू, इसका मतलब एल बाई टू डिवाइडेड बाई टू एन। अभी ये इक्वेशन एल एस बाई एन, ये इक्वेशन अगर पहला वाला इक्वेशन में दे दे तो क्या आता है कि
एल एस इज इक्वल टू वी क्यूब बाई सी आर, मतलब एल एस सी आर। अभी इसमें हम देते हैं कि एल एस आर इज इक्वल टू एल एस बाई एन, तो देने से एल एस स्क्वायर इज इक्वल टू एन वी क्यूब बाई सी आर। तो यहां से हमारा इक्वेशन आता है, जो जनरलाइज इक्वेशन होता है ट्रांजिशन कर्व के लिए, ये होता है एल एस इज इक्वल टू एन वी क्यूब बाई सी होल टू दी पावर 1/2। अब ये तो हो गया हाफ लेंथ के लिए, तो पूरा लेंथ के लिए क्या होगा, 2ls होगा। तो यहाँ पे 2 आएगा बाहर, ठीक है। अगर 2 बाहर आता है तो क्या होता है कि इक्वेशन हो जाता है L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल एस, एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल एस, मतलब 2 इंटू एन वी क्यूब बाई सी होल टू दी पावर 1/2। अब ये आता है जब v इज इक्वल टू इन मीटर पर सेकेंड। अब v अगर किलोमीटर पर आवर में होता है तो ये हो जाता है 0.38 एन वी क्यूब होल टू दी एन वी क्यूब बाई सी होल टू दी पावर 1/2। बस इतना सही है इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व है, N क्या है, डेविएशन एंगल, और V है डिजाइन स्पीड, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं कि यही जो मतलब जो क्लॉजेस, मतलब जो पॉइंट्स हम फॉलो किए थे स्टॉप हमारे समिट कर्व में, वही कंडीशंस हम वैली कर्व में भी फॉलो करेंगे। तो वैली कर्व में हम स्टॉपिंग सेट डिस्टेंस को ध्यान में रखते हैं। तो अगर स्टॉपिंग सेट डिस्टेंस ध्यान में रखते हैं तो दो कंडीशन वही पिछले वाला आता है कि अगर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग सेट डिस्टेंस, तब हमारा लेंथ ऑफ द कर्व क्या होता है। अगर लेंथ ऑफ द कर्व इज स्मॉलर देन स्टॉपिंग सेट डिस्टेंस, तो तब हमारा लेंथ ऑफ द कर्व क्या होता है। बस यही निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये कर्व हमारा दिया हुआ है, लेट द हाइट ऑफ द हेडलाइट बी h1, ये वाला जो हाइट है ये h1 है। तो ये इसका, ये यहाँ पे लाइट है, तो लाइट का यहाँ पे हॉरिजेंटली जो डिस्टेंस होता है ये हेडलाइट का हाइट है h1। अब हेडलाइट का हाइट तो ऐसे पैरेलल नहीं पड़ता है ना, थोड़ा सा इसका रिफ्रैक्शन होता है, तो ऐसे अल्फा एंगल में वो रिफ्रैक्टेड हुआ और इतना सा हाइट पे वो विजिबल करने लगा है। सो द फोकस ऑफ द बीम लाइट बी इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ अल्फा अपवर्ड, सो एज्यूमिंग द शेप ऑफ द कर्व इज पैराबोलिक। तो पैराबोलिक होगा तो इक्वेशन, पैराबोलिक का इक्वेशन मतलब ये y है, और पैराबोलिक इक्वेशन से हम मिलता है कि ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो y क्या है, h1 प्लस एस टेन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से हम a इज इक्वल टू क्या जानते हैं, n/2l, ठीक है, a इज इक्वल टू n/2l। ओके, तो यहां से ये वैल्यू एक ही जगह ये वैल्यू बिठाने से हमें मिलता है h1 प्लस एस टेन अल्फा इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। ये हमारा आ गया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से अगर ज्यादा है ये लेंथ ऑफ द वैली कर्व। अब क्या है कि हमें वैल्यू पुट करना है ये इक्वेशन में। यहाँ पे अल्फा 1 डिग्री, ये जो बीम ऑफ लाइट है वो 1 डिग्री एंगल में रिफ्रैक्टेड होता है। तो अगर ये अल्फा इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है और हेडलाइट का जो हाइट है वो 0.75 हम मानते हैं, तो ये दोनों वैल्यू बिठाने से हमारा जो इक्वेशन आ जाता है वो है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.35 प्लस 0.035 एस। ओके, सो द इक्वेशन जो आता है वो है कि एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 एस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें मिल गया है, जो कि है कि अगर लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। फिर हम आते हैं अगले पेज में। अगले पेज में हमें मिलता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर लेंथ ऑफ द कर्व इज स्मॉलर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, तो वही हमारा क्या होता है कि ये इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। h1 प्लस एस टेन अल्फा इज इक्वल टू एस माइनस l/2, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाता है s माइनस l/2 इंटू एन, ये डेविएशन एंगल है, ये n है।
तो यहाँ से हम L इजिकल टू निकाल लेते हैं 2s माइनस 2h प्लस 2s tan अल्फा डिवाइडेड बाई n। ओके, फिर इस इक्वेशन में हम h1 जो है हेडलाइट हाइट इजिकल टू 0.75 और अल्फा इजिकल टू 1 डिग्री अगर बिठा दे तो हमारा इक्वेशन आ जाता है ये हमारा इक्वेशन आ जाता है। ये क्या है? L इज इक्वल टू 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 s डिवाइडेड बाई n। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या? लेंथ ऑफ द वैली कर्व विथ रिस्पेक्ट टू the condition that length of the valley curve is smaller than stopping side distance. Okay, ओके, अब हम एक काम करते हैं, एक मैथ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मैथ देख लेंगे तो हमारा आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हम क्या पाते हैं कि एज an ascending gradient of 1 in 100 meets a descending gradient of 1 in 120. A summit curve is to be designed for a speed of 80 km per hour so as to have an overtaking side distance of 470 meter. So given data क्या है? गिवन डाटा ये है ascending gradient n1 पॉजिटिव है तो मतलब 1/100। ठीक है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट n2 ये क्या है? डिसेंडिंग है मतलब नेगेटिव 1/120। तो हमारा जो डेविएशन एंगल है n, कैपिटल n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। अब यहाँ पे क्या है कि 1/100 माइनस ऑफ माइनस 1/120। अब यहां से हमें क्या मिलता है कि 11/600 ये आता है हमारा डेविएशन एंगल। ठीक है, अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो लेंथ ऑफ कर्व है वो ग्रेटर देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। ठीक है, ये एज्यूम करते हैं, हमें दोनों कंडीशन दिया हुआ है पर यहाँ पे पूरा स्ट्रेटली कहा है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस लेके हम काम करेंगे। तो अब हम पहले एज्यूम करते हैं कि हमारा जो लेंथ ऑफ द कर्व है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से बड़ा है। तो इक्वेशन क्या है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का? L इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। अब ये s क्या है? s है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो कि है 470 मीटर। ओके, और n हमें मिल गया है 11 डिवाइडेड बाई 600 इंटू s मतलब 470 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6 जिसका रिजल्ट आता है 422 मीटर। अब हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं? यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस लेंथ ऑफ द कर्व से छोटा, ये मान के अगर हम चले तो हमें मिला कि जो वैल्यू आया लेंथ ऑफ द कर्व का वो 422 मीटर है, जो कि क्लियरली लेस देन 470 है। 470 मीटर जो कि मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज लेस देन ऑफ 470 मीटर। सो वी कैन सी that the value of length of the curve length of the curve is, so we can see that the value of the length of the curve
ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो अब हम सेकेंड जो कंडीशन है वो लेंगे, लेंथ ऑफ द कर्व इज स्मॉलर देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, L इज इक्वल टू 2s माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई n। तो यहां से आता है 2 इंटू 470 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 600। ओके, तो यहां से जो वैल्यू आता है, ये वैल्यू आता है कि 416.4 मीटर, विच इज ऑब्वियसली हमने जो एज्यूम किया है लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और यहाँ पे आया भी लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, सो हेंस दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द math and this depicts the length of the valley curve। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक मैथ करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज में चले जाएंगे। तो मैंने इस चैप्टर के लिए ये अगले वीडियो में हमारा चैप्टर एंड हो जाता है, तो इस चैप्टर के लिए मैंने बहुत सारा एमसीक्यू तैयार किए हैं, तो हम वो एमसीक्यू फॉलो अप करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।